इन्वेस्टिगेशन साइकोलॉजी कहती है कि पहले मोटिव नहीं बल्कि एविडेंस ढूंढिए। सोचिए, एक घर, एक कमरा, कमरे के अंदर एक 14 वर्षीय लड़की आरुषि की लाश और उसी घर के छत पर घर के नौकर हेमराज की लाश मिली। इस केस ने पुलिस और सीबीआई जांच एजेंसियों को झकझोर कर रख दिया। दिनांक 15 मई 2008 नोएडा में सुबह माता पिता अपने 14 वर्षीय पुत्री आरुषि के बेडरूम में जाते हैं तो देखते हैं उसकी लाश बेड पे पड़ी है और घर का नौकर हेमराज गायब है। शुरुआती शक घर के नौकर हेमराज पे गया। लोगों ने पुलिस और मीडिया दोनों को सूचना दे दी। पुलिस आई, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मीडिया कमरे में घुसकर रिपोर्टिंग करती रही। पर अगले दिन जब घर की छत का दरवाजा खोला गया तो घर के नौकर हेमराज की लाश छत पर पड़ी मिली। दोनों ही हत्याएं धारदार हथियार से की गई थी। अब आपको बताता हूं पुलिस की गलती क्या है। इन्वेस्टिगेशन का पहला नियम है कि घटनास्थल को सुरक्षित करना और सील करना, पर ऐसा हुआ नहीं। मीडिया घर के अंदर पहुंच गई। बेडशीट, बोतलें, खिड़की सबको कई बार छुआ गया और छत की जांच घटना के दिन की ही नहीं गई। इन्वेस्टिगेशन साइकोलॉजी कहती है कि घटना के 24 घंटे के अंदर की गई गलतियां घटना का पूरा परिणाम बदल देती हैं, और हुआ वही। पुलिस ने दावा किया कि माता पिता ने आरुषि और हेमराज को करीबी हालत में देख लिया हो, इसलिए माँ बाप ने मिलकर दोनों की हत्या कर दी। पर इसका कोई प्रूफ नहीं था, बस शक के आधार पर एक थ्योरी बना दी गई थी। बाद में यह थ्योरी पूरी गलत पाई गई क्योंकि मोटिव क्लियर नहीं था, कोई फोर्स एंट्री नहीं मिली, हथियार नहीं मिला, डीएनए सैंपल, फिंगरप्रिंट सब खराब हो गए थे। अब हम इसमें बात करें सीबीआई के पहले टीम की रिपोर्ट की बात। सीबीआई की पहली टीम ने रिपोर्ट में बताया कि कृष्णा, जो कि एक क्लिनिकल हेल्पर था, राजकुमार डोमेस्टिक हेल्पर था और इन दोनों का दोस्त विजय मंडल, तीनों ने हेमराज के साथ घर की छत पर शराब पिया और हेमराज को मार डाला और आरुषि के कमरे में गए, सोती हालत में उसके साथ गलत करने का प्रयास किए। आरुषि जगी, उसका मुंह दबाया और उसका गला काटकर मार डाला। पर यह निष्कर्ष कैसे निकला? क्योंकि कृष्णा के रूम में एक कुकरी जैसा हथियार मिला, पॉलीग्राफ टेस्ट में कई विरोधाभास मिले, नार्कोटिस्ट रिपोर्ट में कुछ स्वीकारोक्तियां भी थीं, पर वो न्यायालय में मान्य नहीं थी, जिस वजह से सीबीआई ने केस क्लोज कर दिया। पर एक बहुत बड़ा मुद्दा था, इसलिए केस को ओपन किया गया। दूसरी सीबीआई टीम गठित करके जांच दोबारा खोली गई और इस टीम ने माता पिता को ही अभियुक्त मान लिया। इस टीम के अनुसार क्योंकि घर में कोई फोर्स एंट्री नहीं, बेड पे केवल माइक्रो ट्रेस घर वालों के ही थे, हथियार शायद सर्जिकल स्कैल्पेल रहा होगा, शराब की बोतलें घर के लोगों से ही जुड़ी थी और माता पिता के रात की कुछ गतिविधियां भी जो उन्होंने आसपास के लोगों से रिकॉर्ड। पर कोई ऐसा ठोस फॉरेंसिक प्रूफ नहीं था, हथियार नहीं मिला, डीएनए मैच नहीं हुआ, कोई गवाह नहीं मिला। फिर भी इस टीम ने माता पिता के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में भेज दी। 2013 में न्यायालय ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य देखते हुए माता पिता को उम्र कैद की सजा सुना दी। पेरेंट्स के वकील ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील किया तो 2000 हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि सबूत इतने कमजोर हैं कि किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इन्वेस्टिगेशन साइकोलॉजी कहती है कि आप उद्देश्य से नहीं, एविडेंस ढूंढिए। एविडेंस खुद आपको उद्देश्य की तरफ लेके जाता है। आरुषि और हेमराज का असली कातिल कौन था, आज भी ये देश को नहीं पता, लेकिन इस केस ने सिखा दिया कि जांच की एक छोटी सी गलती एक परिवार की पूरी जिंदगी बदल सकती है और सच सबूतों की नहीं बल्कि इंसाफ की तलाश में खो सकता है। तो दोस्तों, ये रहा आरुषि और हेमराज के मर्डर केस की सच्चाई। अगर अगर आप भी कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि कातिल कौन हो सकता था। जय हिंद।